हेलो दोस्तों, मैं सुहेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम पिछली वीडियो में लीवर यकृत के बारे में पढ़ रहे थे, उसी में अपन आगे बढ़ते हैं। आगे यकृत के जो कार्य हैं, जो उसके फैक्ट है, वो अपन देखने की कोशिश करते हैं। अब यदि हम बात करते हैं लीवर की, तो लीवर का एक पॉइंट है कि लीवर अमोनिया को यूरिया में बदलता है। अमोनिया मतलब NH3 और यूरिया मतलब NH2CO NH2। आप फैक्ट याद कर सकते हो कि भैया अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम करता है लीवर। अब उसके पीछे की थोड़ी सी कहानी समझ लीजिए। हम भोजन के रूप में प्रोटीन ग्रहण करते हैं। भोजन में हम अलग अलग प्रकार का प्रोटीन खाते हैं, अलग अलग प्रकार के चीजें खाते हैं जिसमें हर प्रकार के प्रोटीन है। हमने भोजन के रूप में इस प्रोटीन को ग्रहण किया। जब इसके डाइजेशन या पाचन की बारी आएगी तो इसके लिए हमारे शरीर में अलग अलग एंजाइम है। जैसे इसके एंजाइम में मदद करेगा रेनिन, पेप्सिन, इरिप्सिन, आपने सुना होगा ट्रिप्सिन। ये सभी जो हैं, ये सभी मदद करते हैं प्रोटीन के पाचन में। अलग अलग जगह होते हैं, अलग अलग तरीके से मदद करते हैं। ये अपन डाइजेस्टिव सिस्टम में देख चुके हैं, इसलिए मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं। बस ये याद रखो कि ये चारों एंजाइम जो है ये प्रोटीन के पाचन में मदद करते हैं। अब जब हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन होता है तो ये जो प्रोटीन है पाचन या डाइजेशन के बाद बदल जाता है एमिनो एसिड। ठीक, एमिनो एसिड का फॉर्मूला RCCOOH याद हो जाए तो अच्छी बात है। R मतलब रेडिकल मूलक, अलग अलग लगाते रहो, CH3 C2H4 ऐसे अलग अलग लगा के उसको रेडिकल कहते हैं। बाकी बेसिक क्या रहेगा, CH एसिड है तो COOH और एमिनो में NH2 एमिनो ग्रुप। एमिनो एसिड में पाचन हो जाएगा किसका, प्रोटीन का। अब ऐसा तो है नहीं कि हम एक ही प्रकार का प्रोटीन खाते हैं, हम तो अलग अलग प्रकार का प्रोटीन खा रहे हैं। मतलब जब उनका पाचन होगा तो अलग अलग प्रकार का एमिनो एसिड बनेगा। अब ये जो अलग अलग प्रकार के एमिनो एसिड हैं, इन एमिनो एसिड का बहुत बड़ा हिस्सा जो है ये हमारी सेल या कोशिका में चला जाता है। और जब ये एमिनो एसिड हमारी सेल में पहुंचते हैं तो हमारी सेल में पाए जाते हैं राइबोसोम्स। और ये जो राइबोसोम है इस एमिनो एसिड से निर्माण कर देते हैं किसका, प्रोटीन का। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ये वो प्रोटीन है जो हमने खाने में खाया है, कि हमने ऐसा कुछ खा लिया, जैसे दाल खा लिए, अंडा खाए, पनीर खाए, जिसमें प्रोटीन है हमने खाने के रूप में खाया, जो हमारी मसल्स की ग्रोथ और रिपेयरिंग के लिए जरूरी है, मरम्मत करेगा, वृद्धि करेगा, वो वाला प्रोटीन है। लेकिन जब ये एमिनो एसिड में टूटा, सेल में गया और राइबोसोम ने जो प्रोटीन बनाया, ये प्रोटीन इंटरनल काम में आएगा। जैसे ये क्या करेगा, एंजाइम बना देगा। ये जो प्रोटीन है ये क्या करेगा, हार्मोन्स बनाएगा। ये प्रोटीन एंटीबॉडी बना देगा, डीएनए आरएनए के निर्माण में मदद करेगा, क्रोमोसोम बनाएगा। जितने भी सेल ऑर्गन है उनको जिस जिस प्रकार के प्रोटीन की जरूरत है, अलग अलग टाइप के, वो सब बनेंगे। तो ये बनाते हैं एमिनो एसिड। ये एक अलग साइकिल है, जिसे अपन प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं, है ना, प्रोटीन संश्लेषण। एक इसके लिए टर्म यूज होता है सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी, है ना। तो वो सब ठीक है, पर सेल में पढ़ चुके हैं, आप राइबोसोम में चले जाए, वहां आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल में। अब ये जो अलग अलग प्रकार के एमिनो एसिड है, ये सभी जब आपस में मिलते हैं तो ये एक सब्सटेंस को बनाते हैं जो कहलाता है अमोनिया। सभी ने नाम सुना होगा, ऐसा तो है नहीं कि अमोनिया किसी के लिए नया। अमोनिया जिसे अपन कहते हैं NH3, ठीक, यहीं से रिएक्शन हुई और किसका निर्माण हो गया, NH3 का। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल्स और ये सब चीजें अलग हो गई और यहां पर क्या बन गए, अमोनिया। अमोनिया के साथ दिक्कत ये है, अमोनिया जो है
पहला तो ये टॉक्सिक सब्सटेंस है, जहरीला पदार्थ है। अमोनिया आप समझ सकते हैं ना, खाद में डालते हैं, फर्टिलाइजर में, तो पर्याप्त जहरीला होता है। अब ये हमारे शरीर में है, बन गया, ये तो दिक्कत है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये जो अमोनिया है ये हीमोग्लोबिन के साथ बहुत जल्दी बॉन्ड बनाता है। ऐसा कहा जाता है कि ऑक्सीजन की तुलना में 1000 गुना जल्दी बॉन्ड बना लेता है अमोनिया। तो यदि ये हमारे शरीर में रह गया तो ये हीमोग्लोबिन के साथ मिलेगा और पूरे शरीर में फैल जाएगा। शरीर में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, पूरे शरीर में अमोनिया है, इंसान की मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन ना हो, इसीलिए क्या होता है, जो लीवर है इस अमोनिया को तुरंत बदल देता है यूरिया में। अमोनिया जो है केमिकल प्रोसेस होगी, उसमें एंजाइम होंगे, फैक्टर्स होंगे जो ऐसा काम करेंगे जो अमोनिया को बदल देता है किसमें, लीवर, यूरिया में। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा वो ये है कि आपसे कहा जाएगा कि किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है, या आपसे कहा जाएगा यूरिया का संश्लेषण, यूरिया सिंथेसिस कहां होता है। तो याद रखेंगे यहां पर यूरिया जो है, इस यूरिया का निर्माण होता है कहां पर, लीवर में। लीवर यकृत इसके निर्माण में मदद करता है, मतलब इसका निर्माण होता है कहां पर, लीवर। अब बाकी लीवर के बाद ये जो यूरिया है ये ब्लड की मदद से पहुंच जाती है हमारी किडनी में। किडनी इस यूरिया से काम का पदार्थ जो हमारे लिए यूजफुल सब्सटेंस है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा, उपयोगी पदार्थों को अवशोषित कर लेगा, उससे निकाल लेगा, और किडनी यूरिया को बदल देती है यूरिन में। और जब यूरिया यूरिन में बदल जाता है तो इस यूरिन को फिर हम कर देते हैं शरीर से बाहर। ठीक, ऐसी प्रोसेस होती है। पूरी कहानी जो है ये कि यूरिया किडनी, अपन ये पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे किडनी में, बिल्कुल नहीं घबराओ। बस ये याद रखो कि यूरिया पहुंची किडनी में, किडनी ने अपना काम किया और इसने यूरिया को बदल दिया किसमें, यूरिन में। यूरिन को हम कर देते हैं शरीर से बाहर। तो अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम कौन करता है, लीवर। या कहा जाए यूरिया संश्लेषण, यूरिया सिंथेसिस कहां होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा लीवर। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। इसी लीवर की यदि अपन बात करें तो अलग अलग इसके और पॉइंट्स हैं, उसमें से अपन कुछ देखते हैं। ठीक, समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट। पहले मैं उसको बता देता हूं अपन क्या कहते हैं। कहा जाता है कि हमारा जो लीवर है, यकृत है, इसमें ग्लाइकोजन का निर्माण होता है। यकृत में ग्लाइकोजन का निर्माण होता है, या आपसे ये कहा जाता है कि हमारे यकृत में, हमारे लीवर या यकृत में ग्लाइकोजन स्टोर होता है। लीवर में ग्लाइकोजन बनता है और वहीं पर स्टोर या संचित होता है। तो ये पॉइंट है। अब ये क्या कहानी है इसको अपन समझते हैं। हम हमारे भोजन में अलग अलग रूप में अलग अलग प्रकार के कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। जैसे हमने भोजन में खाया स्टार्च, हम भोजन में लेते हैं माल्टोज, हम भोजन में ले रहे हैं लैक्टोज। ठीक, हमारे शरीर में पहुंचता है सुक्रोज, है ना, और बहुत सारे होते हैं पर ये मेजर है जो पहुंचते हैं। ये सभी जो है, ये सभी प्रकार कहलाते हैं किसके, कार्बोहाइड्रेट के। कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट जब हमारे शरीर में पहुंचते हैं तो इसके डाइजेशन या पाचन के लिए अलग अलग एंजाइम होते हैं जो इनका क्या करते हैं, पाचन, है ना। जैसे क्या रहता है, टाइलिन है, माल्टेज है, सुक्रेज है, लैक्टेज है
है ना। ये सब जो होते हैं एंजाइम होते हैं, जो एमाइलेज है, मदद करते हैं कार्बोहाइड्रेट के पाचन में। और एंजाइम जब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन या पाचन करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट बदल जाता है ग्लूकोज में। कोई भी किसी भी प्रकार का कार्बोहाइड्रेट हो, जब उसका पाचन होगा वो ग्लूकोज में बदल जाएगा। ये जो ग्लूकोज है, ये वही ग्लूकोज है जो हमारे शरीर में रेस्पिरेशन की प्रोसेस करेगा, श्वसन की प्रक्रिया करेगा, और श्वसन की प्रक्रिया के बाद यह हमारे शरीर को एनर्जी या ऊर्जा प्रदान करेगा। पढ़ते आए हैं पर सेल जब पढ़ रहे थे 38 एटीपी 38 एटीपी के फॉर्म में हमें क्या मिलेगी? एनर्जी। ऐसा अपना काम चल रहा है। अब मान लो अपन बात करें रात के समय की। रात के समय जब हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद क्या होगा? रात के हमें बहुत एक्टिविटी तो करना नहीं, फिजिकल एक्टिविटी, है ना। एक सामान्य क्या, यदि आप स्टूडेंट लाइफ में हो तो आप पढ़ोगे, नॉर्मल है तो थोड़ी बहुत मोबाइल चला लिए, और यदि बड़े हैं तो टीवी देख रहे हैं, ऐसे कुछ काम। ऐसा कोई बहुत भारी फिजिकल काम नहीं करना ना कि अपन को बिल्कुल जी जान लगा दे। दिन में तो चलो फिर भी आप कह सकते हैं कि कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिसमें हाथ पैर चल रहे हैं, है ना, फिजिकल मूवमेंट हो रहा है, तो आप एनर्जी यूज करोगे। अब रात के जो खाना खाए उसको ग्लूकोज में यदि अपन तोड़ भी लिए तो क्या करेंगे? एनर्जी बनाकर। ऊर्जा की जरूरत तो है नहीं उतनी ज्यादा, क्योंकि यदि वो ग्लूकोज में टूट गया तो फिर एनर्जी तो बनेगी ही, क्योंकि अपन रेस्पिरेशन तो करेंगे भले सो जाए। तो ग्लूकोज टूट के एनर्जी बनाएगा, एनर्जी की जरूरत नहीं है। तो इससे अच्छा क्या होता है, हमारा शरीर ये जो ग्लूकोज बन रहा है, इस ग्लूकोज को स्टोर करके रखता है। और ग्लूकोज को ये स्टोर करता है कहां पर? लीवर या यकृत। जितनी ग्लूकोज की आवश्यकता थी, रेस्पिरेशन करके हमने एनर्जी ले लिया, और बचा हुआ ग्लूकोज जाके स्टोर हो गया हमारे लीवर में। जब ग्लूकोज स्टोर होगा लीवर में तो अब उसे ग्लूकोज नहीं कहेंगे, उसे कहा जाता है ग्लाइकोजन। ठीक समझना, स्टोर हुआ है तो अब वो ग्लूकोज नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ग्लूकोज हैं, एन नंबर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की बहुत बड़ी श्रृंखला है जो लीवर में स्टोर हो गई है, इसलिए वो ग्लूकोज नहीं है, वो कहलाता है ग्लाइकोजन। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C6H12O6। एक सिंपल मॉलिक्यूल, सरल संरचना। ये जाके स्टोर हो गया लीवर में, एक लंबी श्रृंखला बन गई, C6H10O5, एन नंबर, लॉन्ग चेन है, लंबी श्रृंखला, एन नंबर, तो ये क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजन। अब इस ग्लाइकोजन से संबंधित दो क्वेश्चन आपको याद रखना है, दो पॉइंट बहुत जरूरी। एक तो आपसे पूछा जाएगा कि ह्यूमन या मनुष्य के शरीर में भोजन किस रूप में संचित होता है? मनुष्य के शरीर में भोजन किस रूप में स्टोर या संचित होता है? तो आपका आंसर होगा कि मनुष्य अपने भोजन को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है, ग्लूकोज नहीं। ग्लूकोज तो तुरंत रेस्पिरेशन करके एनर्जी बना लेंगे। हम ऊर्जा को, खाना को स्टोर कर रहे हैं, ग्लूकोज को स्टोर कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? ग्लाइकोजन। भोजन को किस रूप में संचित करते हैं? ग्लाइकोजन। दूसरा पॉइंट याद रखना, आपसे पूछा जाएगा उपवास या व्रत में, फास्ट की यदि अपन बात करें, उपवास या व्रत में मनुष्य किस प्रकार के भोजन का उपयोग करता है? उपवास में होता है ना कि मान लो आपको उपवास है तो आप सीधे रात के खाना खा रहे हो, या दोपहर के फल खाओगे, या जो भी दोपहर के खाना खा रहे हो, जैसा जो कर रहे हो। लेकिन सुबह से लेकर दोपहर तक का समय तो आपको बिना खाना खाए चल गया, ज्यादा से ज्यादा आपने एक दो फल लिया होगा, बाकी तो खाया नहीं ना, चल गया। क्यों चल गया? क्योंकि उसके पहले जो अपन ने खाना खाया था एक रात पहले, वो रात के हमारे लीवर में स्टोर हो गया ग्लाइकोजन के फॉर्म में। सुबह से हम उठे, हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, ये ग्लाइकोजन धीरे धीरे बदल रहा है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज में बदल के हमारे शरीर को ऊर्जा दे रहा है। मतलब जितना स्टोर है उतना ही ऊर्जा देगा। अब ऐसा नहीं कि ग्लाइकोजन के भरोसे 3 दिन तुम बिना खाए रहो, अगले दिन की शाम तक ही आपको भूख लगने लगेगी, क्योंकि ग्लूकोज खत्म हो जाएगी। रेस्पिरेशन तो हर समय करेंगे, तो वो ग्लूकोज टूट कर क्या बनाता रहेगा? एनर्जी, ताकि अपना दिन भर चलता रहे।
तो उपवास या व्रत में मनुष्य किस प्रकार के भोजन को उपयोग करता है, या उपवास या व्रत में मनुष्य कहां से ऊर्जा प्राप्त करता है, दोनों कंडीशन में आपका आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन। और मनुष्य के शरीर में भोजन किस रूप में संचित होता है, स्टोर होता है ग्लाइकोजन के रूप में। और ग्लाइकोजन कहां बनता है, तो ग्लाइकोजन बनता है लीवर में, और स्टोर भी कहां पर होते हैं, जाकर ग्लूकोज लीवर में। ठीक, यहां तक ऐसा लग तो नहीं रहा है, कोई डाउट होगा, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूं कि आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे, आप समझ पाए। ठीक, ये कहानी समझ गए होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यदि अपन बात करें लीवर की, तो एक स्ट्रक्चर समझना, मैकेनिज्म समझना। जैसे हमारे शरीर के हर एक ऑर्गन को, हर एक अंग को काम करने के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, है ना, ऑक्सीजन वाला ब्लड चाहिए ताकि उसके मसल्स काम करे, वो ऑर्गन काम करे। तब समझ लो, यदि अपन बात करते हैं हार्ट की, हृदय अपन आगे पढ़ेंगे पूरा, सिर्फ मैं लीवर के हिसाब से समझा रहा हूं। यदि अपन बात करें हार्ट की, हृदय की, तो हमारे हृदय में पाई जाती है जिसे अपन कहते हैं आयोर्टा, या इसे अपन कहते हैं महाधमनी। ये जो आयोर्टा या महाधमनी है, ये क्या करती है, जब लंग्स या फेफड़े से ब्लड प्योर होने के बाद हार्ट में आता है, तो आयोर्टा या महाधमनी इस शुद्ध रक्त को, प्योर ब्लड को, शुद्ध रक्त को, यहां पर प्योर ब्लड से मतलब है ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है, इस प्योर ब्लड को आयोर्टा या महाधमनी हमारे पूरे शरीर में पहुंचाती है। जिस जिस ऑर्गन को जरूरत है उन सभी के पास पहुंचाने का काम करती है आयोर्टा। वैसे ही इस आयोर्टा से लीवर में यदि अपन को प्योर ब्लड पहुंचाना है, कि भैया लीवर भी अपना बढ़िया काम करता रहे, सब चलता रहे, तो यकृत में, लीवर में शुद्ध रक्त पहुंचाने के लिए हमारे लीवर में पाई जाती है हेपेटिक आर्टरी, है ना। हिंदी में ऐसा कुछ होता तो नहीं है, पर फिर भी हेपेटिक धमनी लिख दे रहा हूं। हेपेटिक आर्टरी, या जिसे अपन कहते हैं हेपेटिक धमनी। ये हेपेटिक धमनी क्या करती है, जो प्योर ब्लड या शुद्ध रक्त है जो आयोर्टा बांट रही है, उसे ये पहुंचा देती है लीवर में। फिर लीवर अपने काम करता रहता है ना। ऑक्सीजन वाला ब्लड पहुंचेगा, लीवर की मसल्स क्या बना पाएंगी, एनर्जी। तो ये जो अपन काम पढ़े ना कि लीवर के इतने सारे, वो सब लीवर अपना काम करता रहेगा। तो आपको क्वेश्चन क्या याद रखना है, यकृत में शुद्ध रक्त पहुंचाने का काम किसका है। हृदय फेफड़े तो सब पढ़ते हैं, थोड़ा सा डिटेल अपडेट करो आप। ये याद रखो कि लीवर को काम करने के लिए शुद्ध रक्त कौन पहुंचाता है, हेपेटिक आर्टरी, या जिसे अपन कहते हैं हेपेटिक धमनी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट है, समझेंगे इसको। जब हमारे शरीर में डाइजेशन होता है, हमारे शरीर में डाइजेशन या पाचन की प्रक्रिया होती है। पाचन का मतलब होता है कि भोजन में हमने जो जटिल अणु लिए हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, ये डाइजेशन के बाद सिंपल मॉलिक्यूल्स या सरल अणु में बदल जाते हैं, है ना। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में अपन डिटेल में पढ़े, यहां से मैं आपको ऐसा टच करा रहा हूं थोड़ा सा, है ना। जैसे ग्लूकोज में बदल जाते हैं कोई भी कार्बोहाइड्रेट, कोई भी प्रोटीन हो वो एमिनो एसिड में बदल जाता है, कोई भी फैट है वो फैटी एसिड में बदल जाता है। तो ये जो है ये इसी प्रोसेस को अपन कहते हैं डाइजेशन। अब यदि अपन डाइजेशन की बात करें, तो डाइजेशन की प्रक्रिया जो है ये होती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। जब भोजन का पूरे तरीके से डाइजेशन या पाचन हो जाता है, तो शरीर की हर एक कोशिका में पहुंचा सके ये, इसलिए इसे ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि पूरे शरीर में कोशिकाओं को पहुंचा ले। उसी प्रोसेस को अपन कहते हैं एब्जॉर्प्शन। तो जब डाइजेशन हो गया खाने का, उसके बाद
छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन में जो न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व हैं उन सभी का हो जाता है अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन या अवशोषण के बाद ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये पहुंचते हैं यकृत में। क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? जो हमने खाने में जो भी न्यूट्रिएंट्स लिए थे, जो भी न्यूट्रिशन था, पोषक तत्व थे, वो सभी मिल गए ब्लड में, और ब्लड के साथ मिलकर न्यूट्रिएंट्स जो है ये ब्लड में मिल गए और ब्लड के साथ मिलकर पहुंच जाते हैं कहां पर? लीवर में। ताकि लीवर क्या करे? जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, जो भी जहरीले पदार्थ बने हैं, जिनमें अलग अलग प्रकार से क्या है, अमोनिया, यूरिया या एमिनो एसिड ज्यादा है, उन सभी को वो क्या करे? फिल्टर करे, ताकि वो शरीर से बाहर हो जाए। तो इस प्रोसेस, इस काम में जो मदद करती है उसे कहते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन। ये कहलाती है हिपैटिक पोर्टल सिरा। ठीक, ये पहुंचा देती है कहां पर? खाना को छोटी आंत से लीवर में। आपको क्वेश्चन कैसे याद रखना है? छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन से लीवर में खाना पहुंचाने का काम किसका, मतलब ब्लड पहुंचाने का काम किसका है? तो आपका आंसर हो जाएगा हेपेटिक पोर्टल वेन। लेकिन थोड़ा जानकारी आपको हो कि कौन सा ब्लड पहुंचा रहे हैं। जो खाने का डाइजेशन या पाचन हो गया है और उससे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड के साथ मिल गए, जिसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। और जब वो ब्लड के साथ मिल गए तो साफ होने के लिए, वो कि उसमें कोई नाइट्रोजनस वेस्ट तो नहीं है, वो अलग हो जाए, इसलिए वो खाना पहुंचता है लीवर में और उसे ले जाने का काम करती है हेपेटिक पोर्टल वेन, हेपेटिक पोर्टल सिरा। अब इसी से रिलेटेड एक फैक्ट है। कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु जहर खाने से हुई है तो उसके पोस्टमार्टम में किस अंग का परीक्षण किया जाएगा? क्वेश्चन समझना। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु जहर खाने से हुई है तो पोस्टमार्टम करते समय उसके किस अंग का परीक्षण किया जाएगा? तो इस कंडीशन में आपका जवाब होता है लीवर। अब समझो क्यों। आप याद करो, इसके पहले अपन ने पढ़ा कि ग्लूकोज किस में बदल गया? ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन कहां जाके स्टोर हुआ? लीवर में। मान लो खाने में कोई जहर था तो ग्लाइकोजन के साथ कहां पर स्टोर हो जाएगा? लीवर में। इसलिए लीवर का परीक्षण करते हैं, टेस्ट करते हैं। दूसरा, यदि वो खाना हमने खाया, छोटी आंत में पहुंचा और जब न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होगा तो उसी समय वो जो जहर था, जो पॉइजन था, उसका भी एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और वो पॉइजन एब्जॉर्प्शन होने के बाद कहां पहुंचेगा? लीवर में। अब लीवर का काम होता है टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर करना, तो लीवर उसको ज्यादा से ज्यादा उस पॉइजन या जहर को एब्जॉर्ब कर लेगा और साफ वाला जो काम ब्लड है वो आगे पहुंचाएगा। तो वो एब्जॉर्ब करेगा, इस चक्कर में लीवर भी जो है डैमेज हो जाएगा। तो जब कोई व्यक्ति जहर खा के मरता है तो पोस्टमार्टम में उसके लीवर या यकृत का परीक्षण होता है। ये इसके पीछे का रीजन है। रीजन आपको याद ना रहे कोई दिक्कत नहीं, पर ये याद रखना कि उसके किस अंग का परीक्षण होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा उसके लीवर यकृत का परीक्षण होगा। ठीक है, लग तो नहीं रहा है कि इसके बाद आपको कोई दिक्कत होगी। बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी हैं जो अपन ने देखा पढ़ा, सिंपल है ना, समझ के चलना। इसलिए मैं धीरे धीरे चल रहा था, धीरे धीरे समझाने की, बार बार रिपीट करके समझाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि चीजें सरल है लेकिन क्या है, थोड़ा सा याद हो जाए तो ज्यादा अच्छा है ना। अब एक पॉइंट और है, यदि अपन बात करते हैं लीवर की, तो ये जो लीवर है, इस लीवर या यकृत को कहा जाता है यंगेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। मतलब इसे हम क्या कहते हैं, तो यकृत को कहा जाता है मनुष्य के शरीर का सबसे युवा अंग, सबसे यंग या युवा अंग। थोड़ी हो गया ना, ये अजीब सी बात नहीं होगी कि ये सब क्या कैसा क्या है, तो समझो इसकी कहानी, ऐसा क्यों कहते हैं। यदि अपन बात करें हमारे लीवर या यकृत की, तो यकृत के अंदर एक विशेष प्रकार की क्षमता होती है जिसे अपन कहते हैं
पुनरुद्भवन, या जिस प्रोसेस को हम कहते हैं रीजनरेशन। ठीक, ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को कहा जाता है रीजेनरेशन। रीजेनरेशन, पुनरुद्भवन से समझ गए होंगे, पुनः जिसका निर्माण हो जाए। जैसे आपने देखा होगा छिपकली की पूंछ, जब छिपकली को मारने आप चाहते हो तो छिपकली अपनी पूंछ अलग कर देती है ना। छिपकली को मारने जाओ तो खुश नहीं हो जाना कि हमेशा मारेंगे, उसकी पूंछ अलग कर दी है। वो आपको भ्रमित करती है। वो क्या करती है, अपनी पूंछ खुद जानबूझ के छोड़ देती है ताकि आपका ध्यान उसकी पूंछ में रहे और वो निकल जाए, क्योंकि फिर उसकी पूंछ फिर से आ जाती है, और जो फिर से बन जाए उसे कहते हैं रीजेनरेशन, या उसे अपन कहते हैं पुनरुद्भवन। तो मनुष्य के शरीर में केवल एक ही ऐसा अंग है जो फिर से पुनरुद्भवन कर सकता है, जिसका फिर से निर्माण हो सकता है, और वो अंग होता है लीवर। तो जब भी लीवर में किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो ज्यादातर समय लीवर जो है अपने आप को रिपेयर करने की कोशिश करता है। यदि कोई समय उसमें कुछ थोड़ा भी डैमेज है तो उसको अलग कर देगा और फिर से नई सेल या नई कोशिका बना लेगा, और नई कोशिका बना के वो फिर से पुराने की तरह काम करने लगेगा। तो हमेशा उसमें नई कोशिका बनती रहती है, कभी वो पुराना ही नहीं होता है, हमेशा नई कोशिका बना के नया जैसा रहता है। इसीलिए इसे कहा जाता है यंगेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर का सबसे युवा अंग, सेल बनाया नया हो गया। बाकी सब बेचारे हार्ट, किडनी, ये सब काम कर करके इनकी मसल्स घिसती जा रही हैं, पुरानी होती जा रही हैं, है ना। हाथ पैर चल रहे हैं, मसल्स घिस रही हैं, पुरानी हो गई। उम्र ज्यादा बढ़ेगी तो पता चला कि हाथ पैर दर्द देने लगे, पैरों में सूजन हो गई, जलन होने लगी, घुटने दर्द दे रहे हैं, किडनी दिक्कत देने लगी, हार्ट दिक्कत देने लगी, क्योंकि ये काम कर करके पुराने हो रहे हैं। लेकिन लीवर खुद को रिपेयर कर करके इतना बढ़िया हो गया कि वो पुराना होता ही नहीं है। इसलिए इसे कहा जाता है मनुष्य के शरीर का सबसे युवा अंग। ठीक है, अब रीजनरेशन की बात निकली है तो क्या होता है, आपने एक टर्म सुना होगा लीवर ट्रांसप्लांट। लीवर भी आजकल ट्रांसप्लांट होने लगे हैं। तो क्या होता है, ब्लड ग्रुप को मिलाते हैं, कुछ कंडीशंस और देखते हैं, फेवरेबल कंडीशन रहती है तो लीवर निकाल के दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 7-8 हफ्ते में लीवर जो है ये फिर से बन जाता है। 50% तक लीवर निकाल के भी यदि किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाए तो कुछ समय बाद, 7-8 हफ्ते बाद, वो जो लीवर है दोनों के शरीर में फिर से बन जाएंगे। इसलिए लीवर ट्रांसप्लांट भी हो जाता है ना। किडनी 2 है तो वो ट्रांसप्लांट हो गई। हार्ट, शरीर में कोई बहुत बड़ी समस्या है लेकिन हार्ट सही है तो वो आदमी, है ना, चल दिया और उसका हार्ट निकाल दिए। लेकिन लीवर का बढ़िया, भैया एक है पर ट्रांसप्लांट हो जाएगा, आधा तुम रख लो आधा हम रख लें, 7-8 हफ्ते में दोनों का बन जाएगा। तो फिर से ये बन जाता है, इसलिए लीवर ट्रांसप्लांट हो सकता है। ये आपने सुना होगा, है ना। ये जो है लीवर ट्रांसप्लांट हो सकता है। आप इसको, ये लीवर ट्रांसप्लांट बहुत बड़ा इशू बना था, तो इशू नहीं मतलब चर्चा में आया था। आप जानते होंगे एक्टर रितेश देशमुख, है ना। रितेश से नहीं पहचाने तो जेनेलिया से तो पहचान ही गए होंगे, है ना। तो वो जो है क्या है, उनके जो पिता थे, है ना, क्या बिलासराव देशमुख नाम था, है ना। एक समय वो सीएम भी थे मुंबई के, जब 26/11 मुंबई हमला हुआ था, तो है ना। तो उनके जो है, उनका स्वास्थ्य सही नहीं था, उनका लीवर डैमेज हो गया था, तो उनका लीवर ट्रांसप्लांट होना था। तो रितेश देशमुख के बड़े भाई जो है लीवर देते अपना, लेकिन वो किसी कारण से नहीं बच पाए थे। उस समय से टर्म बहुत वायरल हुआ था, लीवर ट्रांसप्लांट। तो लीवर फेवरेबल कंडीशन में ट्रांसप्लांट करेंगे, ब्लड ग्रुप मिलाएंगे, शरीर की इम्यूनिटी बूस्टिंग देखेंगे। अरे नहीं, ऐसा नहीं कि निकाले और दे दिए कि भाई मेरा लीवर ले ले, है ना। तो लीवर ट्रांसप्लांट क्यों पॉसिबल है, क्योंकि लीवर में कौन सा गुण होता है, रीजेनरेशन, या जिसे कहते हैं पुनरुद्भवन। अब पुनरुद्भवन की बात निकली है तो याद रखना, अब सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन रीजनरेशन लीवर में हो रहा है। अब आपके दिमाग में आएगा ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसमें सबसे कम रीजनरेशन या पुनरुद्भवन होता है, तो वो अंग होता है ब्रेन या मस्तिष्क। हमारे ब्रेन या मस्तिष्क की न्यूरॉन्स जो सेल होती हैं वो खुद को रिपेयर नहीं करती हैं, है ना। तो सबसे कम रीजनरेशन लीवर के, सबसे कम पुनरुद्भवन या रीजनरेशन हमारे ब्रेन का होता है। इसलिए देखना, उम्र बढ़ने के साथ आंख कमजोर हो जाती है, कान कमजोर हो जाते हैं, याददाश्त कमजोर हो जाती है, क्योंकि ब्रेन की सेल जो न्यूरॉन्स होती है वो खुद को ना बनाती है ना रिपेयर करती है।
सबसे ज्यादा बना सकता है लीवर, और जो नहीं बना सकता वो है ब्रेन। ठीक, फिर एक पॉइंट और याद रखना, वर्ल्ड लीवर डे, या जिसे अपन कहते हैं विश्व यकृत दिवस। वर्ल्ड लीवर डे को लेके क्या होता है, उस जो हेपेटाइटिस होता है ना, हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाते हैं, और हेपेटाइटिस में जो है लीवर इफेक्ट होता है, हेपेटाइटिस एचएपी, हेपेटोलॉजी एचएपी, हेपेरिन एचएपी, हेपेटिक एचईपीआई, तो समझ जाओ वो लीवर से रिलेटेड। तो हेपेटाइटिस में लीवर पर इफेक्ट होता है, हेपेटाइटिस 28 जुलाई को मनाते हैं। तो बहुत ऐसा कंफ्यूजन है कि विश्व लीवर दिवस, जो वर्ल्ड लीवर डे है, वो भी कब मनाया जाता होगा, 28 जुलाई। लेकिन आप याद रखेंगे, विश्व यकृत दिवस, वर्ल्ड लीवर डे मनाते हैं 19 अप्रैल, ये हम मनाते हैं 19 अप्रैल को प्रतिवर्ष। WHO है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये अप्रूव करता है कि भैया अवेयरनेस फैला दो, लीवर ज्यादा खराब ना करे, आदमी अच्छा खाए पिए, कम दारू पिए, कम, है ना, स्वस्थ रखे। तो उसकी अवेयरनेस के लिए जो कैंप चलते हैं वो होते हैं कब, प्रतिवर्ष 19 अप्रैल को। तो विश्व लीवर या यकृत दिवस मनाया जाता है 19 अप्रैल। ठीक, ये लीवर के एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गए। लीवर से संबंधित जैसे बीमारियां हैं या और कुछ पॉइंट है, तो उन्हें हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अच्छे से आप पढ़ाई करते रहे, अच्छे से आप मॉक टेस्ट लगाएं, इंप्रूव करें, रोज अपने आप को बेहतर करें, आगे बढ़ते रहें, नौकरी जरूर लगेगी। कोई भी ये सुझाव है या कोई समाधान आप या कुछ बताना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। चैनल से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।